हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस सब्जेक्ट का नाम आपने सामने लिखा हुआ देखा ही होगा। सब्जेक्ट का नाम है लॉ या विधि। सबसे पहले हम लोग बात कर लें कि हमारे एग्जाम के लिए ये कौन से पार्ट में, प्री में आता है या मेंस में आता है, और इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है और किस तरह से हमें इसको पढ़ना है या कहाँ कहाँ तक ये हमारे एग्जाम में मार्क्स के लिए कंट्रीब्यूट कर सकता है। सबसे पहले तो हम लोग इस चीज़ को समझें कि हमारा जो सिलेबस का दो पार्ट है, जिसमें से एक को हम लोग बोलते हैं प्रीलिम्स का सिलेबस और दूसरे को हम लोग बोलते हैं मेंस का सिलेबस। तो ये आरएस प्री के सिलेबस में नहीं है, ये आरएस मेंस के सिलेबस में है। हिंदी में अगर मैं इसको नाम दूं तो हमारी जो मुख्य परीक्षा होती है, ये हमारी मुख्य परीक्षा के सिलेबस का एक हिस्सा है। अब मुख्य परीक्षा में आप जानते हैं कि हमारे 4 पेपर हैं सामान्य अध्ययन के, जनरल स्टडीज के। जनरल स्टडीज के जो 4 पेपर हैं, उसमें से जो हमारा पेपर नंबर 3 है, पेपर थर्ड के अंदर ये सब्जेक्ट आता है। पेपर थर्ड में अगर आप देखेंगे तो उसके सिलेबस को अलग अलग यूनिट्स में, अलग अलग खंड में बांटा गया है। तो उसका जो थर्ड पार्ट है, उसके थर्ड पार्ट में ABC करके यूनिट्स हैं, उसमें यूनिट नंबर C है, जहां पे हमारा ये सिलेबस कवर होता है। अब जैसे ही हम लोग इस तरह के नाम सुनते हैं, जैसे एक लॉ अपने आप में बहुत बड़ा नाम है और एक ऐसी फीलिंग आती है कि कहीं ना कहीं इसके लिए लीगल बैकग्राउंड की या कानूनी ज्ञान की जरूरत है। पहले हम इस बात को पहले ही यहाँ पे क्लैरिफाई कर लें कि ये ना तो कोई लीगल सर्विस का, जुडिशियल सर्विस का पेपर नहीं है, आरजेएस का एग्जाम नहीं है। तो हम लोगों को इतनी गहराई सब्जेक्ट में नहीं चाहिए होती। हमसे अपेक्षा ये की जाती है कि एक आम नागरिक को, एक जागरूक नागरिक को जितनी जानकारियां होती हैं, उतनी अवेयरनेस हमें हो। तो दूसरी भाषा में मैं बोलूं तो जिस तरह से कानून की पढ़ाई की जाती है, उस हद तक गहराई आपको नहीं चाहिए, लेकिन जो मोटे मोटे प्रोविजंस हैं वो सब ध्यान में आने चाहिए। हम लोग ये बात करेंगे कि सिलेबस को डिजाइन करते टाइम क्या क्या चीजें इसमें रखी गई और हम इसमें अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हैं। अगर मैं एग्जाम में इसके मार्क्स की बात करूं तो इसकी इंपॉर्टेंस आप यहीं से समझ सकते हैं कि इसके जो मार्क्स हैं वो लगभग 20 मार्क्स हैं। 20 नंबर का ये हमारे टोटल मार्क्स में कंट्रीब्यूट करता है। और इस सिलेबस में 20 नंबर तो आते ही हैं। साथ में सिलेबस की खूबसूरती है कि हमारे आरएस के सिलेबस में जितने भी पेपर होते हैं, उन सारे पेपर में लगभग करंट अफेयर नाम की एक चीज बड़ा परेशान करती है। क्योंकि हम बहुत किताबें पढ़ लेते हैं, लेकिन किताबें पढ़ने के बाद भी और जो करंट अफेयर्स हैं वो साथ में जोड़ने ही पड़ते हैं। ये एक ऐसा पेपर है जो कानून का पेपर होने की वजह से इसमें रोज नए चेंज नहीं होते, तो इसमें डेली करंट अफेयर जैसा कुछ नहीं है। तो जो एक स्टैटिक पोर्शन है उतना हम पढ़ ले तो हमारे लिए काफी है। इसमें जब एग्जाम हमारा होता है तो क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं, आप सब जानते हैं कि हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चंस हैं उनका पैटर्न है 2 नंबर के क्वेश्चन, तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं हमारे। फिर हमारे क्वेश्चंस आते हैं मेंस में 5 मार्क्स के, और फिर हमारे क्वेश्चन आते हैं 10 मार्क्स के। तो इस तरह से हमारा जो एग्जाम में मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन का रहता है। इस सिलेबस में 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 2 नंबर में और 5 नंबर में ही पूछे जाते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि हमारे जो क्वेश्चंस होंगे वो छोटे होंगे। और छोटे क्वेश्चन जब भी होते हैं, छोटे क्वेश्चन का सीधा सीधा मतलब होता है कि उन क्वेश्चंस में हमसे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन से मेरा मतलब है सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछना, या क्वेश्चन में आपके विचार बता दो, या इसकी क्रिटिकल एनालिसिस या इसको आलोचनात्मक समीक्षा हम बोलते हैं, वैसे क्वेश्चन यहाँ पे नहीं आते हैं। सीधा सीधा पूछ लेंगे, इस कानून के बारे में बता दो, इस कानून में इसको कितनी शक्ति है वो बता दो। तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन इसमें रहते हैं। छोटे नंबर के क्वेश्चन आने से स्कोर करना कंपेरेटिवली ईजी हो जाता है, आसान हो जाता है। उनमें अगर आप सही लिखाओ तो सही नंबर आते हैं। दूसरा, बाकी जितनी भी चीजें हम पढ़ते हैं, एग्जाम्पल के लिए हिस्ट्री, एग्जाम्पल के लिए आपने इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ा, तो इन सब्जेक्ट्स के अंदर किताबी भाषा याद करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन सा ही होता है। और किताबी भाषा याद करके आप लिख भी नहीं सकते हो। लेकिन ये जो लॉ होता है, लॉ के अंदर किताबी भाषा अगर हम लोग याद कर लें तो कंपेरेटिवली याद करना आसान होता है। छोटा सिलेबस होता है, अलग अलग बुक्स नहीं है। जैसे हिस्ट्री में मैं क्यों कहता हूँ या आईआर में मैं क्यों कहता हूँ कि आप किताबी भाषा याद नहीं कर सकते, क्योंकि 50 तरह के ऑथर्स हैं और हर किताब की अपनी भाषा है। कोई स्टैंडर्ड बुक तो नहीं है उसमें से कि इसकी भाषा याद कर ले तो सही है। लेकिन लॉ अपने आप में किताब होती है। कानून की एक किताब आप पढ़ लो, उसके बाहर कुछ भी नहीं है। तो छोटा सिलेबस है, स्कोर करने में आसान है। अब हम इस बात को देखें जरा कि हम इस सिलेबस में किन किन चीजों को कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारा सिलेबस क्या क्या चीजें हमें बताता है, कौन कौन सी चीजों की कवरेज हमसे मांगता है। सबसे पहले हमारे सिलेबस में देखिए, सिलेबस का नाम लॉ है, ये तो हम पढ़ ही चुके थे। सिलेबस का एक हिस्सा है जिसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ। कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ को हिंदी में हम लोग बोलते हैं विधि की अवधारणा।
तो सिलेबस का पहला भाग है कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ या विधि की अवधारणा। विधि की अवधारणा में क्या होता है कि जब भी हम कोई सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो उस सब्जेक्ट के जो बेसिक फंडामेंटल होते हैं, जो उसकी आधारभूत बातें होती हैं, उनकी जानकारी हमें होनी चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए कि जब हम कानून पढ़ रहे हैं तो कानून में अधिकार किसे कहते हैं, कानून में स्वामित्व किसे कहते हैं, कानून में कब्जा किसे कहते हैं, तो इस तरह की छोटी छोटी अवधारणाएं हैं, वो हम लोगों को पढ़नी है। अब कानून के जो कॉन्सेप्ट हैं वो तो बहुत सारे हैं, हमें कितने पढ़ने हैं वहां पे हमारे सिलेबस ने समझदारी दिखाई और सिलेबस को लिमिट कर दिया कि भाई इतना पढ़ लो, बहुत है, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो कौन कौन से कॉन्सेप्ट हमें पढ़ने हैं? हमें एक पढ़ना है ऑनरशिप एंड पोजेशन। ऑनरशिप एंड पोजेशन को हिंदी में हम बोलते हैं स्वामित्व एवं कब्जा। तो पहला हिस्सा हमें स्वामित्व और कब्जा पढ़ना है। अब अगेन क्वेश्चन दिमाग में आता होगा कि यार यहाँ तो बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। नहीं पढ़ना पड़ेगा, छोटी छोटी बातें पढ़ेंगे। कानून के जो थिंकर्स रहे हैं, लॉ के जो विचारक रहे हैं, एक दो विचारकों की स्वामित्व की परिभाषा क्या थी वो पढ़ लेंगे, एक दो विचारकों की कब्जे की जो अवधारणा थी वो पढ़ लेंगे। साथ में हम लोग ये पढ़ लेते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, स्वामित्व किसे कहते हैं, कब्जा किसे कहते हैं, दोनों की फीचर्स या विशेषताएं क्या है, इस तरह की बातें पढ़ेंगे। अगर हम इसको समराइज करें तो मुश्किल से एक आध पेज की थ्योरी बनती है, उतना पढ़ लेते हैं तो हमारे मार्क्स कंफर्म। फिर अगली जो चीज है वो है पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी को हिंदी में हम लोग बोलते हैं व्यक्तित्व, कि व्यक्तित्व की अवधारणा क्या है। व्यक्तित्व की अवधारणा में हम पढ़ते हैं कि प्राकृतिक व्यक्ति किसे कहते हैं। प्राकृतिक व्यक्ति का मतलब आप, मैं, हम सब, नेचुरल पर्सन जिसे बोलते हैं। या कृत्रिम व्यक्ति, संस्थाएं, आर्टिफिशियल पर्सन किसे कहते हैं। एक नाम आपने सुना होगा कॉरपोरेट, कंपनी या निगम, तो वो किसे कहते हैं। इस तरह की बातें हम लोग यहाँ पे कवर करते हैं। एक हमें पढ़ना है लायबिलिटी, दायित्व। दायित्व या लायबिलिटी आपने सुना होगा, आम भाषा में दायित्व का मतलब है कुछ करने की जिम्मेदारी। तो कानून में ये जिम्मेदारियां किस पे थोपी जाती है, जिम्मेदार व्यक्ति कौन होगा, उसके लिए हम लोग दायित्व पढ़ते हैं। एक हमें पढ़ना है राइट्स एंड ड्यूटीज। राइट एंड ड्यूटी को हिंदी में हम बोलते हैं अधिकार एवं कर्तव्य। तो बेसिकली अगर आप काउंट करें तो टोटल 6 अवधारणाएं हमें पढ़नी है। उसके अलावा हमारा सिलेबस ओवर डिमांड नहीं करता, और इन 6 के अलावा बाहर से कुछ भी आने का स्कोप यहाँ पे नहीं है। तो 6 कौन कौन सी? स्वामित्व, कब्जा, व्यक्तित्व, दायित्व, अधिकार, कर्तव्य, ऑनरशिप, पोजीशन, पर्सनैलिटी, लायबिलिटी, राइट और ड्यूटी। 6 अवधारणा याद कर लीजिए। अगर एक एक पेज में बहुत सुंदर इनको लिख लें और उसको याद कर लें तो 6 पेज याद करने हैं। 6 पेज याद करते ही आपका जो सिलेबस है उसका 25% कवर हो गया। मतलब 6 पेज और 5 नंबर। अब 5 नंबर के लिए इतना पढ़ना तो बनता है, और इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। जो 6 पेज आपने पढ़ लिए उसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। आप पुराने पेपर से इसको वेरीफाई कर सकते हैं। इतना ही सिलेबस हमारा है। उसके बाद हमारे सिलेबस का अगला हिस्सा बनाया गया जिसको नाम दिया गया कॉन्टेम्परेरी लीगल इश्यूज। कॉन्टेम्परेरी लीगल इश्यूज का मतलब है वर्तमान विधिक मुद्दे। इसका मतलब है आज का जो समय है उसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण लीगल मैटर्स या लीगल मुद्दे कौन से चल रहे हैं, आज के दिन किस पे बहस हो रही है, कौन से आज के कंटेक्स्ट में बहुत ज्यादा रेलेवेंट हैं, उनकी बात करते हैं। उनमें भी आप देखें तो हो सकता है कि लीगल मैटर्स तो बहुत सारे चल रहे हो, लेकिन हमारा सिलेबस क्लियरली डिफाइन करता है, बिल्कुल क्लियर परिभाषा देता है कि कितना पढ़ना है आपको। सबसे पहले एक पढ़ना है राइट टू इंफॉर्मेशन। आप सभी ने ये दैनिक जिंदगी में अपनी सुना होगा सूचना का अधिकार। तो पहली चीज तो हमें सूचना के अधिकार के बारे में पढ़ना है कि सूचना का अधिकार आखिर क्या होता है, इसके संबंध में भारत में क्या प्रावधान है, कब से ये कानून आया, इस तरह की बातें यहाँ पे पढ़ेंगे। दूसरा हमें पढ़ना है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉ। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉ को हिंदी में हम बोलते हैं सूचना प्रौद्योगिकी कानून। तो सूचना प्रौद्योगिकी कानून पढ़ना है कि भारत में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, आईटी एक्ट या सूचना प्रौद्योगिकी के संबंध में कोई कानून है भी या नहीं है तो कब अस्तित्व में आया, उसकी मुख्य बातें क्या है, उस कानून में क्या क्या कमियां रह गई, कानून में क्या और सुधार करने की जरूरत है। इस तरह की बातें हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। लेकिन उसके साथ साथ आजकल एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज चल रही है जिसका नाम है साइबर क्राइम। साइबर क्राइम आप जानते हैं कि कंप्यूटर, इंटरनेट, टेक्नोलॉजी, इन सब से जुड़े हुए जो अपराध हैं, इनकी सहायता से होने वाले अपराध है वो साइबर क्राइम की कैटेगरी में आते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बोलूं आपको, तो आपने सुना होगा कि आजकल ऑनलाइन लोगों के बैंक अकाउंट खाली कर दिए जाते हैं, या किसी का नाम डिफेम करने के लिए उसकी गलत पिक्चर्स पोस्ट कर दी जाती हैं। तो इस तरह के, या वायरस अटैक है, इस तरह के जो साइबर अपराध हैं उनके बारे में हमें जानकारी चाहिए होती है कि ये साइबर अपराध कौन कौन से हैं, और भारत में सूचना प्रौद्योगिकी कानून के अलावा और कौन कौन से प्रयास वर्तमान समय में किए गए हैं कि साइबर अपराधों को रोका जा सके। आप जानते हैं कि जो साइबर क्राइम्स हैं वो आज के दिन मैटर ऑफ ग्लोबल कंसर्न है, पूरे विश्व के लिए चिंता का एक विषय है। तो उस संबंध में हमारी सरकार क्या कर रही है, वैश्विक स्तर पे क्या हो रहा है, इस तरह की एक सामान्य जानकारी हमें चाहिए होती है। और उससे पहले हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं कि साइबर अपराध हो कौन कौन से सकते हैं, आज तक कौन से अपराध हुए हैं, उनकी प्रकृति क्या है, सो दैट कि कभी 2 नंबर की परिभाषा हमसे पूछ ली जाए। जैसे एग्जाम्पल के लिए
एक 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, हैकिंग किसे कहते हैं। अब जब तक हमने पढ़ा नहीं होगा तो हम सटीक जवाब नहीं दे पाएंगे, जबकि हम सब जानते हैं कि हैकिंग क्या है, तो वो हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। एक साइबर अपराध होता है जिसका नाम है स्पूफिंग, तो स्पूफिंग क्या है तो हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, तो हम लोग उसके बारे में अच्छा बेहतर लिख पाएंगे। इसमें भी क्या क्या पढ़ना है साइबर क्राइम में, तो साइबर क्राइम के बारे में, साइबर कानूनों के बारे में 3 चीजें बेसिकली यहाँ पे बताई गई हैं। कौन कौन सी? अवधारणा, उद्देश्य और प्रत्याशाएं। इंग्लिश में अगर मैं बोलूँ तो कॉन्सेप्ट क्या है ये, इसका पर्पस क्या है और प्रोस्पेक्टस क्या है, तो वही बेसिक बातें यहाँ पे कवर हो जाती है। दूसरी चीज हमसे अपेक्षा की जाती है कॉन्टेम्पररी लॉ में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को हिंदी में हम बोलते हैं बौद्धिक संपदा अधिकार। बौद्धिक संपदा अधिकारों में भी आप ध्यान से देखें तो वहां भी हमें बोला गया है कि भाई 3 चीजें पढ़ लो, आप कॉन्सेप्ट पढ़ लो, टाइप, पर्पस और प्रोस्पेक्ट्स पढ़ लो, कि बौद्धिक संपदा अधिकारों की अवधारणा क्या है, कितने प्रकार के होते हैं और इनका उद्देश्य क्या है। बौद्धिक संपदा अधिकार एक ऐसी चीज है जो अगर मैं आरएस के पूरे सिलेबस को एनालाइज करूं तो हम कई जगह पढ़ के आते हैं, कई जगह हमें पढ़ना पड़ता है। जैसे जब हम अर्थव्यवस्था पढ़ते हैं, इकोनॉमी पढ़ते हैं, तो वहां पे जब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, डब्ल्यूटीओ के बारे में हम पढ़ते हैं, तो बहुत सारी बातें इन अधिकारों के बारे में वहां पे कवर हो जाती है। जब आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी कहीं ना कहीं इनका डिस्कशन आता है। इसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ते हैं तो आईआर पढ़ते समय भी इनसे जुड़े हुए मुद्दे हमें पढ़ने पड़ते हैं वहां पे, तो अगर इनसे जुड़े हुए मुद्दे पढ़ेंगे तो बेसिक जानकारी वहां भी हो जाती है। वहां पे इन सब चीजों की जो जानकारी लेते थे वो होता था अर्थ समझना कि आखिर ये होता क्या है। यहाँ पे हमें अर्थ समझने के साथ साथ ये पढ़ना है कि भारत में इनके कानूनी संरक्षण के लिए कोई प्रावधान है क्या, कोई कानून भी बना है या नहीं बना, अगर कोई कानून बना है तो उसमें कितनी सजा है, उस कानून का उल्लंघन करने पे क्या कार्रवाई होती है, कानून के अंतर्गत संरक्षण दिया कैसे जाता है, तो इस तरह की बातें हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे आके हमारे सिलेबस के 2 पार्ट कवर हो जाते हैं और इन 2 पार्ट्स में अप्रोक्सीमेटली हमारा 50% सिलेबस कवर हो गया, तो मैं कह सकता हूँ कि 8 से 10 नंबर हम यहाँ पे कवर कर लेते हैं। अब इंपॉर्टेंट जो मेजर इंपॉर्टेंट एरिया है वो है ये बचा हुआ 2 हिस्सा। तो ये बचा हुआ जो 2 भाग है ये काफी महत्व रखते हैं, काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं। इसमें सबसे पहले जो एरिया है उसका नाम है क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड, महिला और बालकों के विरुद्ध अपराध। इसको स्पेशल फोकस इसलिए दिया गया है क्योंकि हम जानते हैं कि हम नॉर्मली अपनी लैंग्वेज में कहते हैं कि बच्चे और महिलाएं ज़्यादा वल्नरेबल है। इसका मतलब है कि समाज में उनकी स्थिति बहुत बेहतर नहीं है, उनके लिए और बेहतर प्रयास करने की ज़रूरत है। अब इनसे जुड़े हुए कानून कौन से हैं उसकी अवेयरनेस आपको भी आए, इसलिए इस सिलेबस में रखे गए। दूसरी भाषा में मैं बोलूँ तो जब आप एक आरएएस अधिकारी बन के जाएंगे तो एक तरह से ये सामाजिक मुद्दे हैं, सामाजिक समस्याएं हैं, इनसे जुड़ी हुई क्या व्यवस्थाएं सरकार ने कर रखी हैं उसकी एक बेसिक जानकारी हो, इसके लिए इसको सिलेबस में रखा गया। क्या क्या हमें रखना है? पहला हमें पढ़ना है डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस को हिंदी में हम बोलते हैं घरेलू हिंसा। तो एक तो हमें पढ़ना है घरेलू हिंसा का कानून कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट क्या है, उसके अंदर कौन कौन सी महिलाओं को संरक्षण मिलता है, क्या प्रावधान है, किस तरह की शिकायतें हो सकती हैं, बदले में कोर्ट किस तरह की कार्रवाई कर सकता है। उसके बाद एक हमें पढ़ना है सेक्सुअल हैरेसमेंट एट द वर्क प्लेस। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं कार्यस्थल पर महिलाओं की यौन उत्पीड़न से सुरक्षा का अधिनियम। तो कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंध में कोई अगर अधिनियम बना हुआ है तो क्या है, उसके क्या प्रावधान है, वो हमें पढ़ने। आपने सुना होगा विशाखा गाइडलाइंस के बारे में, तो विशाखा गाइडलाइंस क्या कहती हैं, ये कानून क्या कहता है, कामकाजी महिला को किस तरह का संरक्षण भारत में प्राप्त है, ये जो संरक्षण है ये हमारे जो क्रिमिनल लॉ हैं उनसे किस तरह से अलग है, इस तरह की बातें हमें यहाँ पे पढ़नी। एक हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना होता है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, बालकों की यौन अपराधों से सुरक्षा। तो लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण, इसको हम लोग शॉर्ट में बोल दिया करते हैं पोक्सो एक्ट। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम, ये यहाँ से शॉर्ट ले लिया हम लोगों ने, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, और शॉर्ट में हम इसको नाम दे देते हैं पॉक्सो। तो पॉक्सो एक्ट इसको बोला जाता है, ये हमें पढ़ना है। ये हमें इस तरह की बातें बताता है कि बच्चों के खिलाफ अगर कोई लैंगिक अपराध होता है तो उनकी प्रवृत्ति हम जानते हैं कि अगर बच्चों के साथ अपराध होगा, अपराध तो बुरा ही होता है, लेकिन बच्चों के साथ अपराध होने पे उसकी जो जिसको हम लोग बोलते हैं उसका जो घृणता है, उसकी जो बच्चों के ऊपर इम्पैक्ट है वो बहुत बुरा होता है। तो उसके लिए और विशेष प्रावधान भारत में किए गए हैं और हाल ही में ये बड़ा इंपॉर्टेंट बन गया क्योंकि पिछले साल इसमें सरकार ने कुछ संशोधन किया और सजाओं को और कड़ा किया। तो वो हमारे लिए एक महत्व का मुद्दा बन जाता है कि ये क्या है, इसमें क्या प्रावधान है। और एक यहाँ पे कानून बनाया गया चाइल्ड लेबर के बारे में। चाइल्ड लेबर का मतलब हो गया, आप सब जानते हैं, बाल श्रमिक या बाल श्रम। तो बाल श्रम से जुड़े हुए भारत में क्या कानून है,
बाल श्रम अगर कोई करवाता है तो उसको क्या सजा मिल सकती है, बाल श्रम को रोकने के लिए सरकार के नवीन प्रयास क्या हैं, उस तरह की बातें हमें पढ़नी है। गवर्नमेंट समय समय पे कुछ हेल्पलाइन बनाती है इन सब मुद्दों से संबंधित, इनसे जुड़े हुए कोई मिशन चलाती है, तो वो भी हम साथ में जोड़ के पढ़ लेंगे तो हमारे लिए कंप्लीट पैकेज बन जाता है। इसके बाद हमारे सिलेबस का आखिरी हिस्सा है जिसका नाम है इंपॉर्टेंट लैंड लॉ इन राजस्थान। राजस्थान में महत्वपूर्ण भूमि विधियां या महत्वपूर्ण भूमि कानून, दो कानून हम लोगों को पढ़ने होते हैं, जिसमें से एक का नाम है राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट, हिंदी में हम उसको बोलते हैं राजस्थान का भू राजस्व अधिनियम, और दूसरा हमें पढ़ना होता है राजस्थान टेनेंसी एक्ट, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं काश्तकारी अधिनियम। ये दो कानून राजस्थान से संबंधित हैं। अब ये तो एक मोटी मोटी बात हो गई। अब हम इस पूरे सिलेबस को एक बार हल्का सा एनालाइज करके देखते हैं और अपनी भाषा में इसको शॉर्टन करके देखते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए, सबसे पहले हम एक लिस्ट बनाते हैं कि हम सिलेबस में क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम लोग सिलेबस में पढ़ेंगे जिसको हम लोग नाम देते हैं कॉन्सेप्ट्स। कॉन्सेप्ट्स बोल दूं मैं इसको, या इसी को मैं कॉन्सेप्ट की जगह मैं बोल दूं थोड़ी देर के लिए थ्योरी। तो कुछ तो हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे। थ्योरी के अलावा दूसरा हमें पढ़ना है वर्तमान मुद्दे, कॉन्टेम्परेरी इश्यूज। वर्तमान मुद्दों के बाद में हमें पढ़ना है वुमेन एंड चाइल्ड रिलेटेड, तो महिला एवं बच्चे। और अगली चीज हमें पढ़नी है वो पढ़नी है राजस्थान संबंधी कानून। अब देखिए, इन सारी चीजों के अंदर हमें ये तो पता है कि हमारे जो टोटल मार्क्स आएंगे वो टोटल मार्क्स हमारे 20 हैं, 20 नंबर का यह पूरा सिलेबस है। लेकिन ये डिफाइंड नहीं होता है किसी भी सिलेबस में कि इस चैप्टर से कितना क्वेश्चन, इससे कितना, इससे कितना और इससे कितना, कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। अगर ओवरऑल इंपॉर्टेंस की बात की जाए, मुझसे पूछा जाए कि इनमें से सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है, प्रैक्टिकली सारे ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन जहां पे सबसे ज्यादा पढ़ने की जरूरत पड़ती है, सबसे ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, वो है राजस्थान से संबंधित। राजस्थान से संबंधित क्यों? क्योंकि राजस्थान से संबंधित जो नॉर्मल कानून है वो सिलेबस में नहीं रखे गए हैं। राजस्थान के वो कानून सिलेबस में रखे गए हैं जो भूमि से संबंधित हैं। तो भू संबंधी या लैंड रिलेटेड कानून हमारे सिलेबस में रखे गए हैं, और दो कानून हमें पढ़ने हैं यहाँ पे। कौन कौन सा? एक तो राजस्थान का काश्तकारी अधिनियम, जिसको अंग्रेजी में टेनेंसी एक्ट बोलते हैं, और एक हमें पढ़ना है भू राजस्व। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब आप राजस्थान प्रशासनिक सेवा में जाएंगे और स्पेशली आप RAS, तहसीलदार, ऐसी पोस्ट पे जाते हैं, तो ये एक तरह से आपके लिए भगवत गीता, बाइबल, कुरान का काम करते हैं, डेली लाइफ का हिस्सा है आपकी। तो इसलिए ये सिलेबस में रखा गया, और ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि पूरे सिलेबस को आप देखें तो राजस्थान से जुड़ा हुआ सिर्फ यही हिस्सा है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे इतिहास में राजस्थान के इतिहास के अलग महत्व है, अर्थव्यवस्था में राजस्थान की अर्थव्यवस्था का हमारे एग्जाम के लिए अलग महत्व है, वैसे कानून में राजस्थान के कानून का अलग इंपॉर्टेंस है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है। फिर बात आती है कि मैं यूं क्यों कहता हूं कि इसमें मेहनत ज्यादा है, इसलिए क्योंकि बाकी सारे कानून छोटे छोटे हैं और ये दोनों ही बड़े बड़े कानून हैं, और इन दोनों में बहुत सारे धाराएं हैं, बहुत सारे प्रोविजंस हैं, तो वो सारी बातें हमें यहाँ पे कवर करनी पड़ेगी। तो सबसे ज्यादा फोकस हमें करना है यहाँ पे। उसके बाद महिला और बच्चों से जुड़े हुए कानूनों में हम कौन कौन सी बातें पढ़ते हैं? वहां पे हम लोगों ने पढ़ा कि एक तो हमें पढ़ना है वहां पे बाल श्रम, चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर बड़ा सिंपल छोटा सा कानून है कि चाइल्ड लेबर किसे कहते हैं और उसके अंदर क्या क्या सजाएं हो सकती हैं। एक हमें पढ़ना है पॉक्सो, बच्चों की यौन अपराधों से सुरक्षा। एक हमें पढ़ना है महिलाओं की यौन अपराधों से सुरक्षा कार्यस्थल पर, जिसको हम लोग बोलते हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट से महिलाओं का प्रोटेक्शन। और एक हमें पढ़ना होता है घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस। तो ये हमारा बेसिकली कानून हो गया। अब देखिए गिन लेते हैं हम लोग। एक लॉ ये हो गया, 2, 3, 4, 5 और 6, 6 कानून तो हमें यहाँ तक पढ़ने हैं। फिर उसके बाद अगर हम लोग आ जाएं वर्तमान मुद्दों पे, तो वर्तमान मुद्दों में एक हमें पढ़ना है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एक हमें पढ़ना है RTI, और एक हमें पढ़ना था यहाँ पे जिसका नाम था, जिसको हम लोग हिंदी में बोला करते हैं बौद्धिक संपदा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, तो उसको मैं नाम दे देता हूँ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो अगर इनसे जुड़े हुए कानून पढ़ें तो देखिए वहां तक हमारे 6 कानून हो गए थे, 7वां ये, 8वां RTI, और 9वां मैं यहाँ रख लेता हूँ। यहाँ पे छोटे छोटे 3-4 हैं लेकिन मैं इसको एक मान लेता हूँ 9। तो कुल मिला के 9 कानून है हमारे पूरे सिलेबस में। 9 कानून हमें पढ़ने, 9 कानूनों के अलावा ये थ्योरी भी हमें पढ़नी है। अब ये जो थ्योरी है इसमें बेसिकली लर्निंग कम है और याद रखने का काम ज्यादा है, तो इसको हम लोग रखेंगे सिलेबस के लास्ट हिस्से में, सबसे लास्ट में इसको कवर करेंगे। सबसे पहले हम अपने ये 9 कानून पढ़ेंगे और 9 कानून पढ़ते जाएंगे और आगे चलते जाएंगे।
इन कानूनों में आपस में किसी की कोई लिंकेज नहीं है। कहने का मतलब मेरा ये है कि हो सकता है कि आप पहला चैप्टर आरटीआई पढ़े या आईटी पढ़े, उसके बाद दूसरा आप लैंड वाला पढ़ लें और तीसरा आप पॉक्सो पढ़ लें, क्योंकि सब अलग अलग कानून है, तो कहीं से भी हम स्टार्ट करके कहीं से भी पढ़ सकते हैं। हम लोग अपने सिलेबस को थोड़ा स्मूथ बनाए रखने के लिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे आरटीआई से। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन कानून हम लोग पहले पढ़ेंगे, और आरटीआई क्योंकि हर एंगल से इंपॉर्टेंट है और हमारे सिलेबस से जुड़ा भी हुआ है, तो इसको अच्छे से कवर करने के बाद हम बाकी चीज़ों पे चलेंगे। तो सबसे पहले आज हम अपने क्लास की शुभारंभ करते हैं आईटीआई से, इसको मैंने नाम दिया आरटीआई। आरटीआई का पूरा नाम तो हम सब जानते हैं, पूरा नाम है राइट टू इंफॉर्मेशन, और राइट टू इंफॉर्मेशन को हिंदी में हम लोग बोला करते हैं सूचना का अधिकार। तो राइट टू इंफॉर्मेशन या सूचना का अधिकार, ये हम लोगों को पढ़ना है। क्योंकि हम आज अपना सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहां पे रोक के मैं आपको दो बातें बता देता हूं। क्या क्या? पहली चीज कि लॉ के सिलेबस में आप जितने अच्छा अपने नोट्स बनाएंगे आपके मार्क्स उतने ही ज्यादा आएंगे, क्योंकि कम सिलेबस होता है। तो छोटे से नोट्स बना लो आप और उनको बार बार पढ़ो, और एग्जाम में वैसे के वैसे सटीक लिखने की कोशिश करो, तो आपको नंबर ज्यादा मिलेंगे। कुछ बच्चे ये कहते हैं कि लॉ वगैरह में हमारे इतने नंबर नहीं आते। मैं आपको गारंटी देता हूँ लॉ में बहुत नंबर आ सकते हैं। 20 नंबर में से 15, 16, 17 नंबर, 18 नंबर तक लाए जा सकते हैं। कैसे? किसी भी क्वेश्चन का जब आप आंसर लिखते हैं तो आंसर स्टैंडर्ड नहीं होता है, मानक आंसर नहीं होता है। आपने जो लिखा आपके हिसाब से बहुत अच्छा है, किसी किताब से हूबहू कॉपी भी कर दिया, लेकिन हो सकता है कि एग्जामिनर को वो अच्छा ना लगे, वो समझ ना आए, और हो सकता है कि आपके 2 नंबर के क्वेश्चन में 2 नंबर ना दे। लेकिन यहाँ पे कानून है, कानून में, कानून की किताब में किसी चीज के लिए 2 लाइनें लिखी हैं, अगर आपने वही 2 लाइनें लिख दी तो कोई सवाल नहीं पैदा होता कि आपके 2 नंबर काट ले कोई। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर को अच्छा लगे ना लगे, कानून तो कानून होता है। एग्जाम्पल के लिए संविधान की प्रस्तावना आपसे पूछी जाएगी, बताइए संविधान की प्रस्तावना क्या है? संविधान की जो प्रस्तावना संविधान में दी गई है वैसी की वैसी उठा के आप लिख दो, जिसमें कोमा की भी मिस्टेक ना हो, तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि आपके 2 नंबर के सवाल में कोई आपके 2 नंबर में से जरा सा भी नंबर काट ले। तो यहाँ पे नंबर काटने का स्कोप नहीं है, लेकिन भाषा सटीक होगी तब। कानूनी भाषा का प्रयोग करोगे नंबर ज्यादा आएंगे। अच्छा, क्या कानूनी भाषा का प्रयोग करना जरूरी है? बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आप सामान्य भाषा में भी लिख सकते हो, लेकिन नंबर सामान्य आएंगे। फिर अगर आपको 2 में से 2, 5 में से 5 चाहिए, तो आपकी लैंग्वेज पे कमांड होनी चाहिए, कानूनी भाषा होनी चाहिए। दूसरी चीज, फिर भी मान लीजिए कि किसी जगह हमें लगता है कि नहीं, बहुत अच्छे नंबर कानून में नहीं मिल रहे हैं, तो और बेहतरी कैसे कर सकते हैं इसकी? एक नाम आपने सुना होगा, कानून में सेक्शंस होते हैं, हिंदी में जिनको बोलते हैं हम लोग धारा। तो कानून में सेक्शन या धारा होती है। अगर आपने ये सेक्शन या धारा याद कर लिए, अगर आपने याद कर लिए, तो ये मान लीजिए कि मैं आपको गारंटी दे सकता हूं आपके नंबर कटेंगे नहीं। 5 नंबर के क्वेश्चन में कानून की भाषा लिखी, धारा लिखी, साथ में कोई संशोधन हुआ वो लिखा, आपके पूरे में से पूरे नंबर आएंगे। और अगर फिर भी क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं है कि 5 नंबर पूरे हो पाए, स्कोप है, तो कोई छोटा मोटा नया केस, कोई एग्जाम्पल ऐसा कोट कर दीजिए, आपके नंबर पूरे आएंगे। अभी शुरू करते टाइम मैंने कहा कि हमें लॉ जैसी पढ़ाई नहीं करनी, तो कुछ बच्चों को लगा यार ये तो बेसिक बेसिक बातें होंगी, ऐसे ही ऊपर ऊपर से चलेगा। नहीं, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं आपको कि हम जब पढ़ेंगे तो हम 100% कवरेज करेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। आरजीएस वगैरह में जो लेवल होता है उस लेवल तक हम टच करेंगे, लेकिन एग्जाम की डिमांड आपसे इतनी नहीं है। तो अगर आप इतना पढ़ लेते हो तो आपके लिए जो एग्जाम का पैटर्न है वो बड़ा आसान हो जाएगा। आप पुराने पेपर से देखेंगे तो आपको सब चीजें आसान लगेगी। चलिए, तो ये तो बात हो गई कि हमें नंबर कैसे लाने। अब हम बात करते हैं कि सूचना का अधिकार का जो कानून है, इसमें हमारा क्या दायरा है, क्या हमें पढ़ना है। सबसे पहले तो हम लोग ये समझें कि ये सूचना का अधिकार का जो कानून है वो बेसिकली हमें बताता क्या है। देखिए, इसमें 2 चीजें आ रही हैं, एक का नाम है सूचना और एक का नाम है अधिकार। अधिकार का मतलब, राइट का मतलब है कि कोई ऐसी चीज जिसको कानून के द्वारा आप एनफोर्स कर सको, मतलब जिस चीज पे मेरा अधिकार है, अगर वो अधिकार मुझे ना मिले तो मैं कानून में जाके, कोर्ट में जाके केस कर सकता हूँ, और कानून मेरी सहायता करेगा मुझे मेरा अधिकार दिलाने में। तो पहली बात तो ये कानूनी अधिकार है। तो हम लोग बात कर रहे हैं लीगल राइट की। तो भारत में सूचना प्राप्त करना कानूनी अधिकार है। तो एक तो हमें पढ़ना है कि इस अधिकार के संबंध में कानून में क्या प्रावधान है। दूसरी चीज हमें पढ़नी है कि इंफॉर्मेशन या सूचना कहते किसे हैं। हमारे पूरे लॉ के सिलेबस में हमारा जो कानून वाला हिस्सा है
जो 9 कानून हमें पढ़ने, उसमें हमारा काम करने का एक सिंपल पैटर्न रहेगा। सिंपल पैटर्न क्या रहेगा? सबसे पहले हम अंडरस्टैंड कर लेंगे कि इस पर्टिकुलर कानून में हमारा उद्देश्य क्या पढ़ने का, क्या क्या चीजें हमें कवर करनी है, जिससे एक ब्रॉड प्रोस्पेक्ट्स माइंड में आ जाए, इमेज माइंड में आ जाए कि अच्छा ये चीजें कवर करनी है। दूसरा हम क्या करेंगे, कानून शुरू करने से पहले पूरे कानून की एक रूपरेखा, पूरा कानून एक कहानी की तरह मैं आपको सुना दूंगा कि अच्छा इस कानून में ऐसा ऐसा कुछ होता है। फिर उसके बाद जब हम उन चीजों को पढ़ना शुरू करेंगे, प्रोविजन के साथ में, धाराओं के साथ में, सेक्शंस के साथ में, तो हमारी एक तरह से तीसरी स्टडी होगी, तीसरी बार हम लोग उसको जानकारी ले रहे होंगे और हमें बड़ा सिंपल तरीके से याद हो जाएगा। धाराओं के लिए आप क्या करेंगे, आपकी जो भी नोटबुक है, कॉपी या रजिस्टर है, उसके अंदर छोटे छोटे नोट्स बनाना शुरू कर देंगे, जिसमें धारा, इंपॉर्टेंट धारा मैं बताऊंगा कौन सी है, इंपॉर्टेंट धारा आप याद करना शुरू कर देंगे। सभी धाराएं याद करने की जरूरत नहीं होती है। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि इस कानून में, ये कानून क्या है, किस बारे में। हमारे भारत में, इसको आप ध्यान से सुने, हमारे भारत में हम जानते हैं कि लोकतंत्र है, और लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का शासन। तो भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री या लोकतंत्र है, और लोकतंत्र के अंदर जो पावरफुल है वो होती है जनता। तो भारत में जनता का शासन है। अब मान लीजिए कि जनता, आप, मैं, हम सब लोग शासक हैं, शासन हम चला रहे हैं। अगर हम शासक हैं और इस शासन को चलाना हो हमें, तो शासन को चलाने के लिए पैसा भी तो चाहिए। तो शासन को चलाने के लिए जो पैसा चाहिए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, धन चाहिए हमें, पैसे चाहिए। वो पैसा भी भारत में कहाँ से आता है? वो सारा का सारा पैसा भी जनता ही तो देती है। तो शासन को चलाने के लिए जो धन चाहिए वो जनता ही देती है, और उस पैसे को हम लोग अपनी भाषा में नाम दे देते हैं टैक्स। तो एक सिस्टम को चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए, शासन को चलाने के लिए जो पैसा चाहिए वो टैक्स के रूप में जनता ही देती है। उसके बाद पैसा तो आ गया, जनता शासन चलाएगी। शासन चलाने का मतलब एक तरह से मैं ये बोलूं कि जो नियम कानून बनाने हैं, जो व्यवस्थाएं बनानी है, वो सारी व्यवस्था, वो सारा सिस्टम जनता बनाएगी। लेकिन इसको चलाने के लिए हमें चाहिए डिपार्टमेंट्स, हमें मैन पावर चाहिए ना, और उनको हम लोग थोड़ी देर के लिए नाम दे दें सरकारी विभाग। तो जो सरकारी विभाग है वो हमें चाहिए होते हैं। जो भी काम होता है वो सब सरकारी विभागों के माध्यम से होता है। इन सरकारी विभागों को अगर मैं और बेहतर नाम दूं, तो सरकारी विभाग की जगह मैं इसको नाम दे दूं लोक प्राधिकरण, पब्लिक अथॉरिटी। तो होता क्या है, भारत में जब लोकतंत्र है जिसमें जनता अपना शासन चलाती है, जनता पावरफुल है, लेकिन जनता सारे काम खुद तो कर नहीं सकती। काम करने के लिए मैन पावर चाहिए, सिस्टम चाहिए, डिपार्टमेंट चाहिए। तो वो जो सिस्टम या डिपार्टमेंट है, सरकारी विभाग है, उनको हम लोग बोलते हैं पब्लिक अथॉरिटी या लोक प्राधिकरण। और उन विभागों में खर्चा करने के लिए, काम करने के लिए जो पैसा आता है, वो पैसा भी कहाँ जाता है? जनता की जेब से। अब समझिए जरा, अगर मान लीजिए जनता ही तो शासक है, वही सारा पैसा दे रही है, और ये सरकारी विभाग जो काम करेंगे, वो काम भी सारा क्या होगा बेसिकली? अगर हम समझदार हैं तो अब तक हम समझ चुके हैं कि सारा का सारा जो काम है वो कहलाता है जन कल्याण, या जिसको मैं अंग्रेजी में बोल सकता हूँ पब्लिक वेलफेयर। तो देखिए, लोकतंत्र तो है ही ऐसा सिस्टम जिसमें जनता खुद ही पैसे देती है, सारा शासन जनता खुद ही चलाती है, और जो काम होता है, जो पैसे यूज होते हैं, वो भी जन कल्याण के लिए होते हैं। सब कुछ जनता का ही चल रहा है। अब ऐसे सिस्टम में सोचिए जरा, एक बार फिर से देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने ले लिया पैसा, और पैसा अच्छा नहीं लग रहा तो उसको धन नाम दे दूं, तो धन भी जनता ने दिया। उसके बाद ये जो धन है, ये किसके फायदे के लिए काम आएगा? जन कल्याण के लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं पब्लिक वेलफेयर। तो जनता अपने कल्याण के लिए स्वयं ही पैसे देती है, और इन सब के ऊपर जो रूलर है, शासक है, वो शासक भी कौन है? जनता। ये बात तो समझ में आ गई। ये हो गया हमारा लोकतंत्र। लेकिन इस लोकतांत्रिक मॉडल में दिक्कत क्या है कि जनता का पैसा जनता खुद अपने कल्याण के लिए खर्च करती है, लेकिन इस कल्याण के खर्च करने के लिए जनता को कोई ना कोई व्यवस्था या सिस्टम चाहिए। और वो जो व्यवस्था या सिस्टम है, उस सिस्टम या व्यवस्था को ही हम लोग नाम देते हैं लोक प्राधिकरण, या जिसको हम लोग नाम देते हैं थोड़ी देर के लिए पब्लिक अथॉरिटी। चलो, तो जनता अपने कल्याण के लिए जो भी पैसे खर्च करेगी, वो सारे पैसे इस लोक प्राधिकरण के माध्यम से खर्च होंगे।
अब सोचिए जरा कि कितना ब्लंडर है ये, कितनी बुरी बात है कि जनता का पैसा जनता के कल्याण के लिए खर्च हो रहा है, निर्देश भी जनता दे रही है, लेकिन ये जो बीच का सिस्टम है लोक प्राधिकरण वाला, जो इस पूरे सिस्टम को चला रहा है, जो ये पूरे जनता के आदेशों को, शासन के आदेशों को पालना कर रहा है, अगर ये पैसा कैसे खर्च कर रहा है, कहाँ पैसा खर्च कर रहा है, पैसे खर्च करने के अंदर मितव्ययता बरत रहा है नहीं बरत रहा है, कहीं कोई करप्शन तो नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें अगर ये जनता को ना बताए तो सारा सिस्टम फ्लॉप हो गया। जनता ने कहा कि 100 रुपए जन कल्याण के लिए खर्च करो, अच्छी बात है, 100 रुपए दिए भी जनता ने और खर्चा हो भी गया। अब उस 100 रुपए से जन कल्याण हुआ या नहीं हुआ, उस 100 रुपए को खर्च करते टाइम ये जो पब्लिक अथॉरिटी या लोक प्राधिकरण है, इन्होंने मित व्ययता, ये जिसको हम बोलते हैं समझदारी, एफिशिएंसी, वो बरती या नहीं बरती। ऐसा तो नहीं है कि 100 रुपए में से 40 रुपए कोई खा गया, 60 रुपए जन कल्याण के लिए खर्च हुए। ये सारी बातें कैसे पता चलेगी? इस पब्लिक अथॉरिटी को पारदर्शी बनना पड़ेगा, और पारदर्शी को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। तो इसको ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा, पारदर्शी होना पड़ेगा। पारदर्शी का मतलब है जब इधर से पैसा यहां आएगा और यहां पे खर्च होगा तो पूरी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, कितना पैसा आया, कहां कहां कितना कितना खर्च किया, किस किस आदमी ने खर्च किया, वो पता होना चाहिए। चलो ये भी पता चल गया। अब ये पता चल गया कि 100 में से 60 का खर्चा हुआ, 40 का खर्चा नहीं हुआ, पारदर्शिता तो बन गई, पता चल रहा है। लेकिन पारदर्शिता का करोगे क्या? साथ के साथ जिस व्यक्ति ने ये 40 रुपए की गड़बड़ की है उसकी जवाबदेही भी तो होनी चाहिए। तो अगली चीज जो हमें चाहिए होती है वो चाहिए होती है जवाबदेही, और जवाबदेही को अंग्रेजी में हम लोग बोल देते हैं अकाउंटेबिलिटी। तो अगली चीज हमें चाहिए जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी। तो ये बात तो समझ में आ गई कि लोकतांत्रिक मॉडल में जो पब्लिक अथॉरिटी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, महत्वपूर्ण रोल अदा करती है, उसके अंदर दो चीजों की जरूरत है, पारदर्शिता की और जवाबदेही की, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी की। अब से पहले या पुराने जमाने में भारत में ये दोनों चीजें नहीं थी, ना जवाबदेही थी ना ट्रांसपेरेंसी थी। तो सरकार का एक उद्देश्य रहा कि क्यों ना प्रशासन में पारदर्शिता लाई जाए, ट्रांसपेरेंसी लाई जाए, और ट्रांसपेरेंसी लाने के साथ साथ जवाबदेहिता लाई जाए। तो इन दो उद्देश्यों से सूचना का अधिकार का जो कानून है वो लाया गया। तो ये दो उद्देश्य हो गए। अब मेरे से कोई पूछे कि बताइए सूचना के अधिकार का उद्देश्य क्या है? दो उद्देश्य है, प्रशासन में या लोक प्राधिकरणों में पारदर्शिता लाना और जवाबदेहिता लाना। ये बात तो समझ में आ गई। फिर इसके लिए सरकार ने किया क्या? सरकार ने अपनी जनता को, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सरकार ने जनता को, और जनता तो एक वेग वर्ड हो गया, स्पेसिफिक वर्ड की बात करें तो भारत के नागरिकों को, सिटीजन्स को। तो इंडिया के सारे सिटीजन्स को सरकार ने एक अधिकार दे दिया कि लोक प्राधिकरण से जुड़े हुए जितनी भी सूचनाएं हैं वो आप प्राप्त कर सकते हो। मतलब जब भी आपका मन करे पूछने का, जैसे एग्जांपल के लिए आपके एरिया में कलेक्टर ऑफिस है, कलेक्टर ऑफिस ने कोई खर्चा किया, आप जानना चाहते हो कि मेरा धन है, मैंने टैक्स के रूप में पैसा दिया है, कलेक्टर साहब सही यूज कर रहे हैं नहीं कर रहे, तो आप उनके पास जाके सूचना मांग सकते हो। आप पूछ सकते हो कि बताओ ये पैसा सही से उपयोग हुआ या नहीं हुआ। आपने स्कूल की बिल्डिंग बनाई है, उसकी स्कूल की बिल्डिंग में जो माल लगाया, मटेरियल लगाया, सीमेंट लगाई, बताओ वो कितने रुपए में खरीद के लाए, ये बताइए कि वो सही है या नहीं। इस तरह की सूचनाएं जनता को प्राप्त करने का अधिकार दे दिया। तो नागरिकों को एक अधिकार दिया गया कि नागरिक किसी भी लोक प्राधिकरण से कोई भी सूचना मांग सकते हैं। तो अधिकार, अब हमें इस सिलेबस में हम क्या क्या पढ़ेंगे? देखिए, हम पढ़ेंगे कि सबसे पहले इस सिलेबस में नागरिकों को सूचना का अधिकार दिया गया ना, तो हमें पढ़ना है सूचना का मतलब क्या है। तो पहली चीज हमें पढ़ना है सूचना का मतलब, सूचना किसे कहते हैं। दूसरी बात हमें पढ़नी है सूचना कौन मांग सकता है। तो हम पढ़ेंगे सूचना कौन ले सकता है। फिर हमें पढ़ना है कि सूचना कहाँ से ली जा सकती है, और सूचना कहाँ से ली जा सकती है ऑलरेडी जानते हैं कि ये जो सूचनाएं हैं यहाँ पे ये लोक प्राधिकरण से ली जा सकती है। तो हमें पढ़ना है कि लोक प्राधिकरण किसे कहते हैं। उसके बाद अगले हमारे इस चैप्टर को पढ़ते टाइम सवाल क्या होंगे? अगले सवाल हमारे होंगे कि अगर कोई सूचना ना दे तो सूचना ना देने पे क्या होगा। तो एक हम पढ़ेंगे सूचना देने की समय सीमा क्या है, और सूचना मांगने का तरीका क्या है, कैसे सूचना मांगी जा सकती है। तय समय पे अगर कोई सूचना ना दे तो उसके लिए जुर्माना, या उसके लिए कहीं पे शिकायत करनी हो जिसको हम अपील बोलते हैं, तो उसकी प्रक्रिया क्या है, और वर्तमान में क्या इन कानूनों में कोई संशोधन हुआ है, तो वो संशोधन क्यों जरूरी था और क्या संशोधन हुआ, और इसके साथ साथ क्या कोई ऐसी सूचना है जिसको नहीं मांगा जा सकता, क्या कोई ऐसा विभाग है जो सूचना के दायरे से बाहर है। तो वो हम इसमें सारा पढ़ेंगे। अब देखिए, हमारे भारत में ये कानून 2005 में लाया गया। तो जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है वो भारत में 2005 में लाया गया।
क्या इससे पहले, प्रश्न ये आता है कि क्या इससे पहले नागरिकों के पास में सूचना प्राप्त करने का अधिकार नहीं था? हम जानते हैं कि भारत आज़ादी से ही और एक लोकतांत्रिक गणराज्य रहा है, पब्लिक वहां से शुरू से ही एम्पावर्ड है, पब्लिक सशक्त है। क्योंकि पब्लिक सशक्त है, इसलिए इस कानून के आने से पहले भी जनता के पास में सूचनाएं प्राप्त करने का अधिकार था। कहाँ पे ये सूचना प्राप्त करने का अधिकार था? हमारे संविधान के अनुच्छेदों की अगर हम लोग बात करें तो संविधान में आर्टिकल नंबर 19, तो अनुच्छेद 19 में पहले से जनता के पास में ये शक्ति थी। लेकिन वहां पे अगर वो शक्ति थी तो सोचिए, उस शक्ति का अगर उल्लंघन होता है तो पहली बात तो जनता इतनी अवेयर ही नहीं थी, और उसके लिए ये तो कह दिया गया कि आपके पास सूचना मांगने का अधिकार है, मांग सकते हो सूचना। लेकिन सूचना कैसे मांग सकते हैं? तो सूचना मांगने का तरीका क्या होगा? सूचना किससे मांगोगे? तो उसका जो संस्थान है वो कौन होगा? सूचना ना दे तो उसके लिए कानूनी सजा क्या होगी, जवाबदेही क्या होगी? ये सब चीजें मिसिंग थी। कुछ बच्चे यूं कहते हैं या कुछ लोग यूं कहते हैं कि भारत में आरटीआई जो है वो यूजलेस है, पहले से अधिकार था तो सही, सरकार ने ड्रामा किया। नहीं, अधिकार था, लेकिन उस अधिकार को एनफोर्स करने का, अधिकार को लागू करने का जो तरीका था वो तरीका नहीं था। तो आर्टिकल 19 में सूचनाएं मांगने की स्वतंत्रता थी, लेकिन सूचना मांगने के लिए विशेष नियम नहीं थे। वो नियम 2005 में बनाए गए कि कौन से तरीके से मांगोगे, किससे मांगोगे, आपकी सहायता करने वाले संस्थान कौन से होंगे, जो व्यक्ति सूचना नहीं देगा उसके लिए सजा का प्रावधान क्या होगा, ये सारी बातें पहले नहीं थी। तो इसको हम यहाँ पे समअप करें तो हम ये कह सकते हैं, भारत में सूचना का अधिकार इस अधिनियम के आने से पहले भी था, लेकिन पहले ये संविधान के अनुच्छेद 19 में हुआ करता था, लेकिन उसका तरीका नहीं था। तरीका पहली बार आरटीआई एक्ट 2005 में इंट्रोड्यूस किया गया। क्या इससे पहले भी सूचनाओं के संबंध में कोई कानून रहा है? हाँ, इससे पहले भी सूचनाओं के संबंध में कानून रहा है। इससे पहले हमारे भारत में कानून था जिसका नाम था फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002। तो 2002 में सूचना की आजादी का अधिनियम पहले भी था, उस अधिनियम को रिपील किया गया। रिपील करने से मेरा मतलब उस अधिनियम को हटाया गया, रिप्लेस किया गया, और उसको रिप्लेस करके आरटीआई एक्ट ला दिया गया। अब हम लोग 5 मिनट में, 10 मिनट में और इस पूरी स्टोरी को समझेंगे कि आरटीआई एक्ट किस तरह से अस्तित्व में आया और क्या क्या ये बातें हमें बताता है। देखिए, हमारा जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि आरटीआई एक्ट 2005 में आया। 2005 में आया, उससे पहले आर्टिकल 19(1) में सूचना का अधिकार पहले से था। एक हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा कि इससे पहले 2002 में भी फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन नाम का एक कानून रहा है। इस कानून को लाने का उद्देश्य क्या था, पर्पस क्या था? इस कानून का उद्देश्य था जनता को एम्पावर करना, पब्लिक को सशक्त बनाना। और पब्लिक को सशक्त कैसे बनाया? जो जितने भी सरकारी विभाग हैं, जिनको हम लोक प्राधिकरण बोलते हैं, उन लोक प्राधिकरणों की सूचना जनता मांग सके, इसके लिए जनता को अधिकार दे दिए गए। हमने पढ़ा कि पहले 19 में ये अधिकार थे, लेकिन उस समय उसका तरीका, विधि, मेथड नहीं था। अब सब कुछ बना दिया गया। और इससे क्या होगा, जितने भी सरकारी विभाग है उनमें 2 बातें आ जाएंगी। एक तो पारदर्शिता या ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, और दूसरा उनकी जवाबदेहिता और अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। जब भी आरटीआई का नाम आता है तो आरटीआई के साथ में एक कार्यकर्ता है, एक जिसको समाज सेविका हम बोल सकते हैं, अरुणा रॉय, उनका नाम जोड़ा जाता है। तो अरुणा रॉय का नाम आरटीआई को लाने में, जब आरटीआई आया तो आरटीआई को लाने में उन्होंने बहुत मेहनत की, तो इसलिए उनका नाम साथ में जोड़ा जाता है। उनका एक मजदूर विकास सेवा संगठन या इस तरह का कोई संगठन था, और उसको वो चलाती थी, और इनका नाम इसके साथ में जोड़ा जाता है। अब आरटीआई एक्ट में बेसिकली क्या होता है, भारत के प्रत्येक नागरिक को आरटीआई के अंतर्गत सूचना मांगने का अधिकार है। जब भी हम आरटीआई के अंतर्गत सूचना मांगने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले हमें सूचना के लिए एक लिखित आवेदन देना पड़ता है। तो एक हमें एप्लीकेशन देनी पड़ती है, और हमारे एग्जाम का भी एक क्वेश्चन बन जाएगा कि ये एप्लीकेशन कैसे कैसे दी जाती है। तो वो एप्लीकेशन का नियम क्या है? सूचना के अधिकार के लिए एप्लीकेशन लिखित में देना जरूरी होता है। जो व्यक्ति एप्लीकेशन देता है उसको क्लियरली लिखना पड़ता है कि क्या क्या सूचनाएं चाहिए। फिर ये एप्लीकेशन आपने लिख ली, लिख के आप कहाँ दोगे? कोई जगह तो चाहिए आपको, किस जगह जाके दोगे? इसके लिए हमें करना क्या पड़ता है, हमारे सरकार में एक सिस्टम बनाया गया है। जितने भी सरकारी विभाग हैं, उन सभी सरकारी विभागों में एक अधिकारी को सूचना अधिकारी, या जिसको हम लोग बोलते हैं इंफॉर्मेशन ऑफिसर, और हिंदी में नाम दे दिया मैंने सूचना अधिकारी। तो एक अधिकारी को सूचना अधिकारी या इंफॉर्मेशन ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया जाता है। आप जाइए और उस विभाग की जिसकी सूचना चाहिए उसके सूचना अधिकारी को या उसके इंफॉर्मेशन ऑफिसर को लिखित में आप आवेदन दे दीजिए कि मुझे आपके डिपार्टमेंट की ये सूचना चाहिए। जब ये सूचना देते हो तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या भारत में ये सूचनाएं मुफ्त में मिलेंगी, फ्री मिलेंगी?
तो भारत में ये सूचनाएं मुफ्त में नहीं मिलती हैं। भारत में इन सूचनाओं के लिए हमें पैसे देने पड़ते हैं, फीस देनी पड़ती है। अब ये देखो, बड़ा अजीब सा नहीं है कि सरकारी विभाग हमारे लिए तो काम करते हैं, सरकारी विभागों से हमें सूचना लेनी है और उसको इन्फॉर्मेशन लेने के लिए भी पैसे देने पड़ेंगे? ये तो गलत है। इवन सरकारी विभाग जो जनता को सेवा देते हैं, लगभग केसेस में तो वही फ्री होती है। तो सूचना महंगी क्यों, सूचना के पैसे क्यों? उसके पीछे उद्देश्य क्या था? जब हम लोग सूचना मांगते हैं तो सरकारी विभाग अपना काम भी कर रहा है, साथ साथ जनता चिट्ठियां लिख लिख के सूचनाएं मांगेगी तो उनका काम बढ़ जाएगा। तो सिर्फ उसी व्यक्ति को सूचना दी जाए जो सच में सूचना पाने का इच्छुक है, मतलब जो सीरियसली कोई इन्फॉर्मेशन चाहता है, उसी को सूचना दी जाए। इसलिए इसको फ्री नहीं रखा गया, इसके लिए फीस रख दी गई। फ्री होगा तो कोई भी एप्लीकेशन डालता रहेगा, लेकिन वो फीस बहुत भारी नहीं है। भारत में अभी तक वो 10 रुपए की फीस है। तो जब भी आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो, आपको 10 रुपए की एप्लीकेशन के साथ में 10 रुपए की फीस भी चुकानी पड़ती है, तभी जाके आपको सूचना मिलेगी। और इसमें भी सरकार ने गरीबों का ध्यान रखा है कि जितने भी बीपीएल परिवार हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन वाले हैं, अगर वो कोई सूचना चाहते हैं तो उनको ये 10 रुपए भी देने नहीं होते, उनके लिए फीस की माफी है। तो लिखित में सूचना की एप्लीकेशन दोगे, सूचना अधिकारी के पास एप्लीकेशन जमा कराओगे और साथ में 10 रुपए की फीस भी जमा कराओगे। फिर सवाल ये आता है कि क्या सूचना मांग सकते हैं? कुछ भी मांग सकते हो आप। सरकार का कोई भी कागज, कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी ऑर्डर, सरकार का कोई सर्कुलर या परिपत्र, सरकार ने कोई निविदा या बिड या टेंडर जारी किया हो, वो कोई भी दस्तावेज हो गवर्नमेंट का, चाहे वो सॉफ्ट कॉपी में हो, चाहे वो हार्ड कॉपी में हो, चाहे वो कंप्यूटराइज फॉर्म में हो, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो, हर तरह की सूचना आप मांग सकते हो। और जब आप सूचना मांगते हो तो सूचना मांगते टाइम आपके पास अधिकार होता है कि आप क्या क्या कर सकते हो। आपने इन्फॉर्मेशन मांगी तो आप किसी चीज की फोटोकॉपी की मांग कर सकते हो कि मुझे इसकी कॉपी दो। अगर मान लो फोटोकॉपी को थोड़ी देर के लिए मैं हार्ड कॉपी बोल दूं, तो आप हार्ड कॉपी मांग सकते हैं। हार्ड कॉपी के साथ साथ अगर कोई आपको ये कहता है कि हार्ड कॉपी नहीं है हमारे पास, तो सॉफ्ट फॉर्म में है, आप उसकी सॉफ्ट कॉपी मांग सकते हो। साथ के साथ आप उनको कह सकते हो कि मुझे सॉफ्ट कॉपी नहीं, मुझे इसका प्रिंट आउट निकाल के दो, वो मिल सकता है आपको। इसके साथ साथ अगर आप चाहें तो जैसे कहीं पे काम हो रहा है, सरकारी कोई साइट चल रही है, सरकार कोई हॉस्पिटल बना रही है, रोड बना रही है, तो वहां पे जो काम में मटेरियल आ रहा है, उस मटेरियल के नमूने भी आप ले सकते हो, जिसको मैं लिख सकता हूँ सैंपल। तो उनकी भी आप मांग कर सकते हो। जैसे कहीं पे रोड बन रही है, आप रोड पे पहुंचे और वहां पे जाके आपने कहा कि आप जो सीमेंट यूज कर रहे हो रोड बनाने में, या रोड बनाने में जो तारकोल यूज कर रहे हो, अच्छी क्वालिटी का नहीं है, मुझे इसका सैंपल दो। सरकारी कोई हॉस्पिटल बन रहा है, इसमें लोहा जो आप लगा रहे हो वो घटिया क्वालिटी का लगा रहे हो, लाओ मुझे इसका सैंपल दो। तो आप उसका सैंपल मांग सकते हो। तो ये सारी चीजें तो आप सूचना के अधिकार में ले ही सकते हो। और इंपॉर्टेंट बात क्या है, आप इन्हीं सारी सूचनाओं को, जो भी आपने लिया, चाहे सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी कुछ भी लिया, आपने कोई सैंपल या नमूना इकट्ठा कराया, उन सबको वहां पे जो व्यक्ति है उससे आप सर्टिफाई करा सकते हो। सर्टिफाइड का मतलब है प्रमाणित प्रति ले सकते हो। प्रमाणित प्रति से हमारा मतलब क्या है, आपने कोई कागज मांगा उनसे, उन्होंने कागज दे दिया। कल को जब मान लो उस कागज को लेके आप कोई कार्रवाई करोगे तो मना कर देंगे, ये सूचना तो हमने दी नहीं। इसलिए आप उसको प्रमाणित करा सकते हो कि भाई साहब जो दिया ना उस पर साइन करो, मोहर लगाओ, तो साइन करके आपको ये सैंपल मिलेगा। ये तो बात आ गई कि आपको सूचना मिली। अब सूचना मिलने के बाद सूचना की एप्लीकेशन आपने दे दी। सूचना की एप्लीकेशन देने के बाद सवाल ये पैदा होता है कि कितने दिन में ये सूचना मिलेगी। तो जब हम टाइम लिमिट पढ़ेंगे तो एक जनरल सामान्य टाइम लिमिट है 30 दिन। जब भी हम कोई सूचना मांगते हैं तो 30 दिन के अंदर हमें वो सूचना दी जाती है। लेकिन कुछ एक ऐसी सूचनाएं जो हम पढ़ेंगे कि जिसमें 30 दिन से ज्यादा का टाइम भी हो सकता है। कुछ सूचनाएं ऐसी हैं जिनके लिए 30 दिन का टाइम ही नहीं होता, 24 घंटे का, 48 घंटे का टाइम होता है। तो अल्प समय में भी कुछ सूचनाएं दी जाती हैं। तो एक इंपॉर्टेंट चीज होगी, बट सामान्यतः जैसे किसी से पूछोगे बताओ आरटीआई में इंफॉर्मेशन कितने दिन में मिलती है, 30 दिन में। अब कुछ लोग खुराफाती होते हैं और वो आरटीआई में सूचना मांगने की जगह किसी ऑफिसर को तंग करना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि आप किसी एसडीएम ऑफिस जाते हो और आपकी सिर्फ एक ही मंशा है कि एसडीएम साहब को परेशान करना है, तंग करना है। आपको पता है आरटीआई का कानून बना हुआ है और आरटीआई के कानून में आप सूचना की एप्लीकेशन दोगे तो एसडीएम साहब को सूचना देनी पड़ेगी। आप उनको परेशान करने के लिए रोज एक आरटीआई डाल देते हो, डेली बेसिस पे आरटीआई डाल देते हो। अब सोचो, अगर आप डेली आरटीआई डालते हो तो अगले 30 दिन बाद सोचिए जरा, एसडीएम साहब के पास में जवाब देने के लिए रोज एक आरटीआई होगा, पहली बात। और वो होगा सो होगा, आपने सूचना क्या मांगी? आप ये कहते हो कि आजादी से लेके अब तक, आजादी से लेके अब तक 2020 तक इस एसडीएम कार्यालय ने जितने भी आदेश पारित किए सब आदेश की कॉपी दे दो।
अगला आप कहते हो कि इस सब डिवीजन में आज तक जो भी डेवलपमेंट का काम हुआ है उसके लिए जितने भी टेंडर दिए सारे के सारे टेंडर की कॉपी दे दो। आप एक बार सोच के देखिए जरा, 60-70 साल का आंकड़ा इकट्ठा करना, उसकी फोटोकॉपी अरेंज करना, आपको देना एक बहुत मेहनत का काम है। 60-70 साल पहले के डॉक्यूमेंट तो कहीं ना कहीं अब तक नष्ट हो चुके होंगे या स्टोर्स में पड़े होंगे, बड़ी मुश्किल का काम है। फिर भी अगर मान लो कि एसडीएम साहब जो है वो बड़े मेहनत कश हैं और उन्होंने डिसाइड किया कि भाई भारत का नागरिक है और इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, उसका कानूनी अधिकार है, तो हम उसको इन्फॉर्मेशन देंगे। उसके लिए होगा क्या, एसडीएम ऑफिस में पहले से जो स्टाफ है वो बेचारा पहले ही काम से पीड़ित होगा, उसके पास तो पहले ही समय नहीं होगा, और अगर ये काम कराने हैं तो सारा स्टाफ 5-7 दिन के लिए तो यहीं लगाना पड़ेगा, तो परेशानी आएगी ऐसे में। तो ऐसे में परेशानी आती है तो उसका एक उपाय यहाँ पे रखा गया। सूचनाएं मुफ्त में नहीं मिलती है, नॉर्मली छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन है तो मुफ्त में दे देंगे, लेकिन जब आप इस तरह की खुराफात करोगे तो एसडीएम साहब के पास अधिकार है, सूचना के लिए मना नहीं कर सकते वो आपको, लेकिन वो आपको लिख के चिट्ठी जवाब दे सकते हैं कि भाई साहब आपने जो सूचना मांगी है मैं देने को तैयार हूं, लेकिन इस सूचना को देने में हमारे विभाग को 50,000 रुपए का अतिरिक्त खर्चा आ रहा है, इतनी फोटोकॉपी के तो कागज ही लग जाएंगे, ये 50,000 रुपए की फीस आप जमा कराइए। तो ये वहां पे एक अधिकार है उनके पास में कि वो आपसे उसकी मांग कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इन्होंने ये सही मांग की है तो आप पैसे दे दो, आपको लगता है कि ये एक तरीका है जिससे उनको सूचना ना देनी पड़े तो फिर हम इससे ऊपर शिकायत कर सकते हैं कि देखो इस तरह की कार्रवाई यहाँ पे हो रही है। तो सूचनाएं हमेशा फ्री होती हैं क्या? नहीं, रीजनेबल सूचनाएं, सामान्य सूचनाएं फ्री होती हैं, लेकिन एक लिमिट से ज्यादा हो या विभाग को उस पर एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ता हो तो वो फिर आपको पैसे उसके देने पड़ते हैं। अब एक चीज और इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कि इस सूचना के अधिनियम, सूचना के अधिकार अधिनियम में जब सरकार ने कानून बनाया तो सारे सरकारी विभागों को निर्देश दिया कि आप लोगों को अपने सारे के सारे जो रिकॉर्ड्स हैं, सारे सरकारी विभागों को अपने जो रिकॉर्ड्स हैं उनको इस तरह से मेंटेन करना है कि पूरी पारदर्शिता बनी रहे और समय समय पे ऐसी सूचनाएं आपको दे दो कि इस कानून की जरूरत ही ना पड़े। तो आरटीआई एक्ट में ये भी प्रावधान बनाया गया, सारे लोक प्राधिकरणों को बोला गया कि आप क्या करो, अपने आप से समय समय पे, और जो भी सूचनाएं होती हैं वो अपने आप अखबारों में छाप दो, समय समय पे अपने विभाग की वेबसाइट पे सारी सूचनाएं डाल दो, जिससे किसी को भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आरटीआई डालनी ना पड़े, आपकी वेबसाइट खोले सारी सूचनाएं वहां से मिल जाए। जो महत्वपूर्ण सूचनाएं अखबार में छपवा दो। अब आपने देखा होगा कि जब भी कोई सरकारी विभाग को रिक्रूटमेंट निकालता है, छोटा भी रिक्रूटमेंट, 2 वैकेंसी भी होंगी तो उसका अखबार में विज्ञापन आता है, कौन से व्यक्ति सेलेक्ट हुए उनकी सूचना साइट पे डाली जाती है, उनके लिए क्या क्राइटेरिया है वो साइट पे डाला जाता है। कोई भी सरकारी विभाग को टेंडर देता है तो उस टेंडर में क्या क्या शर्तें हैं, किसको टेंडर मिला, कब टेंडर खुलेगा, सारी सूचनाएं दी जाती है ना। तो सारे सरकारी विभाग कोशिश करते हैं कि सारी सूचनाएं पहले से ही दे दें कि इस कानून की जरूरत ही ना पड़े। फिर भी हो सकता है कि फिर भी कुछ सूचना की आवश्यकता पड़े, इसलिए सरकारी विभागों को यह भी निर्देश दिया गया है कि आप अपनी इंफॉर्मेशन को, अपनी फाइलों को, रिकॉर्ड्स को इस तरह से मेंटेन करो कि अगर सूचना देनी पड़े तो इमीडिएटली हाथों हाथ आप सूचना दे पाओ। अच्छा, तो ये तो बात हो गई कि सूचना कौन ले सकता है, क्या ले सकता है, किससे ले सकता है, सारी बातें। अब अगली चीज क्या है कि अगर मान लो कि आपने एक व्यक्ति को, एक सरकारी अधिकारी को, एक पब्लिक अथॉरिटी को आपने आवेदन दिया कि लाओ मुझे सूचना दो, अगर वो सूचना आपको नहीं देता तो क्या करोगे आप? तो उसके लिए एक सिस्टम यहाँ पे बनाया गया है जिसको हम लोग बोलते हैं अपील करना। और उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जिस अधिकारी को आपने इंफॉर्मेशन के लिए एप्लीकेशन दी थी उससे एक अपर लेवल, उससे एक ऊपर का अधिकारी होता है जिसके पास जाके आप आवेदन दे सकते हो और वहां पे आप कह सकते हो कि मैंने देखो एप्लीकेशन दी थी और मुझे सूचना नहीं दी गई। तो यहाँ पे आपकी सुनवाई हो जाएगी। अगर यहाँ भी सुनवाई ना हो, जैसे एग्जाम्पल के लिए आपने एसडीएम साहब को एप्लीकेशन दिया था सूचना के लिए, उन्होंने सूचना नहीं दी, फिर आपने डीएम को शिकायत कर दी, उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं की, तो आप क्या करोगे? तो इसके लिए हमारे भारत में 2 प्राधिकरण बनाए गए हैं, जिसका एक का नाम है स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, राज्य सूचना आयोग, और एक का नाम है केंद्रीय इंफॉर्मेशन कमीशन, केंद्रीय सूचना आयोग। तो ये 2 आयोग बनाए गए हैं। जब यहाँ पे कार्रवाई नहीं होती तो हम इनके पास जा सकते हैं। जिस तरह से हमारा जो कोर्ट का सिस्टम है उसमें सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हो गया, वैसे ये यहाँ पे सर्वोच्च संस्थाएं हैं, तो ये सर्वोच्च संस्था हमारे यहाँ पे हो गई। जिस तरह से कोर्ट में जज होते हैं वैसे यहाँ पे सूचना आयुक्त या इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं। तो हम कह सकते हैं ये सूचना आयुक्त हमारे इस कानून में सर्वोच्च प्राधिकरण या सर्वोच्च अथॉरिटी होती है। अच्छा, ये सारी बातें तो हमें समझ में आई। अब हम इनको धाराओं के साथ में, सेक्शन के साथ में जोड़ जोड़ के और पढ़ेंगे कि कौन से सेक्शन में क्या कहा गया है। लेकिन आपने देखा कि कानून की जो पूरी रूपरेखा ये तो यही है। 5-10 मिनट लगी हमें, 10 मिनट में हमने सारी चीजें इसमें कवर कर ली। अभी रिसेंटली ये जो सूचना आयुक्त जो है इनके संबंध में कानून में संशोधन हुआ है, तो वो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट एरिया बन जाएगा। अब
कुछ लोगों ने या कुछ बच्चों ने ऐसा समझ लिया है कि आरटीआई आ गया ना, तो आरटीआई के अंदर हम लोग और करप्शन पे कार्रवाई करेंगे। यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। आरटीआई अधिनियम में सिर्फ सूचना मांग सकते हो आप। तो आरटीआई एक्ट करप्शन के अगेंस्ट सीधा सीधा टूल नहीं है, ये तो आपको सूचना दे देगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए, ये एक सरकारी बिल्डिंग है, सरकारी बिल्डिंग में 10 लाख रुपए का खर्चा हुआ और आपके हिसाब से ये खर्चा 10 लाख नहीं, ये तो 4 लाख ही हुआ है। आप इस अधिनियम में कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हो। आप इस अधिनियम में खाली सूचना मांग सकते हो कि जो 10 लाख का खर्चा हुआ इसकी डिटेल दे दो सारी। तो ये सूचना मांग सकते हो आप। अच्छा, सूचना तो मांग ली, फिर सूचना मांगने के बाद मुझे तो भ्रष्टाचार रोकना था, भ्रष्टाचार कैसे रोकूं? तो इस कानून में भ्रष्टाचार नहीं रुकेगा। इस कानून ने आपको इन्फॉर्मेशन दी, इस सूचनाओं को आप यूज कहीं और कर सकते हो। तो जैसे इसको आप एंटी करप्शन ब्यूरो को शिकायत करने के लिए काम ले सकते हो, इसको आप कोर्ट में कोई केस करने के लिए सूचना को काम ले सकते हो, वहां पे ये सूचनाएं काम आ सकती हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपका आरपीएससी का पेपर है, आरपीएससी में आपने मेंस लिखा और मेंस के पेपर में आपके, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए मैं मान लूं कि आपके मार्क्स आए 30%, आपको उम्मीद है कि आपके नंबर 30 नहीं 70% आने चाहिए थे और आरपीएससी ने जानबूझ के आपके नंबर कम दिए हैं, कॉपी सही से चेक नहीं हुई। आरटीआई एक्ट में आप उनसे अपनी कॉपी मंगवा सकते हो। आप ये कह सकते हो कि लाइए मुझे मेरी कॉपी दे दीजिए, तो वो आपको कॉपी दे देंगे, उसकी फोटोकॉपी करके आपको दे देंगे। लेकिन यहाँ पे कार्रवाई नहीं होगी। फिर कार्रवाई कहाँ होगी? कार्रवाई के लिए फिर आपको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा और हाई कोर्ट जाके बोलोगे ना कि देखो आरपीएससी मैंने पेपर दिया था, उन्होंने गलती से गलत तरीके से मेरी कॉपी चेक की, मुझे नंबर नहीं दिया। तो ये कानून खाली सूचना देने तक सीमित है, यहाँ पे कार्रवाई कोई नहीं होती। अभी पिछले कुछ वर्षों में आरटीआई एक्ट बड़ा फेमस हुआ। क्यों फेमस हुआ? 2 कारणों से फेमस है। कुछ ऐसे लोग हैं समाज में जिन्होंने अपना काम धाम छोड़ के और आरटीआई को अपना पेशा बना लिया, प्रोफेशन बना लिया, और उसको वो अपने आप को नाम देते हैं कि हम लोग हैं आरटीआई एक्टिविस्ट, आरटीआई कार्यकर्ता। तो अपने आप को आरटीआई कार्यकर्ता बोलते हैं। कुछ ऐसे जो न्यूज रिपोर्टर थे, रिटायर्ड रिपोर्टर थे, उन लोगों ने भी ये काम कर लिया। तो वो लोग क्या करते हैं, अब वो सुबह से शाम तक कोई काम नहीं है उनका, पूरे 12 महीने किसी न किसी विभाग में आरटीआई ही लगाते रहते हैं और अलग अलग प्रकार से, अलग अलग तरीके से, ये डिपार्टमेंट है इसमें अलग अलग तरीके से आरटीआई लगाते हैं। अलग अलग आरटीआई से 4 तरह की 5 तरह की आरटीआई लगाई, सब में अलग अलग सूचना मांगी, अलग अलग तरीके से मांगी। फिर उन सूचनाओं का विश्लेषण करते हैं और सूचनाओं का विश्लेषण करके यहाँ पे अगर कोई भ्रष्टाचार हो रहा है तो उसका खुलासा करते हैं। और इस खुलासे में कई बार क्या होता है, भारत में ऐसे केसेस हुए कि जो आरटीआई कार्यकर्ता है, कई ऐसे केस हुए यूपी में, बिहार में, जब इन आरटीआई कार्यकर्ताओं का मर्डर कर दिया गया, इनकी हत्या कर दी गई। तो इस कारण से आरटीआई एक्टिविस्ट की डेथ की वजह से ये बड़ा चर्चा में रहा। और कुछ समय पहले जो राजनीतिक दल है, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज आरटीआई के दायरे में नहीं है भारत में। इन राजनीतिक दलों को आरटीआई के दायरे में लाया जाए या नहीं लाया जाए, इसके संबंध में भी और विचार हुआ। तो इन 2 कारणों से ये बड़ा फेमस रहा। वो हम लोग इस सिलेबस को कवर करते टाइम पे पढ़ लेंगे। तो अगली क्लास से हम लोग सेक्शंस के साथ, धाराओं के साथ स्टार्ट करेंगे कि आरटीआई एक्ट आखिर क्या है। थैंक यू।